हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स बाय अरुण सर। मैं अरुण सर आप सभी का दोबारा से स्वागत करता हूं एक बार फिर से। हमारी 12th क्लास के अंदर 12th क्लास हमारी चल रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1-2 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है 12th क्लास में, उसे हमने चला रखा है। सबसे पहले हमने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा है पूरे सिलेबस का। उसके बाद हमने चैप्टर जो 1 है उसका कंटेंट टेबल देखा, 1 और 2 का, है ना। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है बच्चों कि जो ये वीडियो देख रहा है अभी, है ना, सबसे पहले बता देना चाहता हूँ उसको कि आपको ये वीडियो देखने से पहले जो पहले मैंने वीडियो बनाए हैं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। वरना हो सकता है कि आपको इस वीडियो में ज़्यादा समझ में तो सब कुछ आएगा, एटलीस्ट हम आप बीच में भी कोई बच्चा आता है तो उसको समझ में आता ही है, लेकिन बेस उसका कमज़ोर रहेगा। तो क्या है ना, वो कोशिश करेगा, फिर इधर उधर कुछ समझेगा, है ना, कहूँगा कुछ समझेगा कुछ, ऐसी कुछ बातें होंगी। मेरा स्ट्रांगली सजेशन ये है कि आप शुरुआती वीडियोस देखकर ही ये वीडियो देखें, ठीक है। फर्स्ट बात तो ये हो गई। दूसरी बात, बाय पार्ट में आज की वीडियो बनेगी बेटा, है ना। कुछ जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में लास्ट में कहा था कि कुछ एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स लेके आऊँगा मैं, जो क्लियर होंगे, आपके एनसीईआरटी से बिलोंग करते हैं। 1-2 एग्जांपल्स जो मैं लेने वाला हूँ, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई जो आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ में भी आ रहा है और आपकी साथ के साथ टेक्स्ट बुक भी कंप्लीट हो रही है ना। और जो एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, है ना, काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हैं। दिखते बड़े बड़े से हैं, है ना, बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज बनाई गई है बेटा। जो एग्जांपल्स मैं ना भी कर रहा हूँ ना, उसको भी एक बार पढ़ के देखोगे आप तो आपको लगेगा बहुत बड़ा एग्जांपल दे रखा है, जाने क्या है क्या नहीं है। बाकी बहुत सिंपल होगा, आप एक बार करके देखिएगा, बहुत ही ईजी लगेगा। अगर आपको ना आए तो फिर मेरे से पूछिएगा, मैं बता दिया करूँगा आपको, ठीक है। लेकिन ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, हर तरह के न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, है ना। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एज पर आई थिंक। फिर भी अगर आए तो लेट मी नो, है ना। चलिए, तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमने कूलम्स लॉ, उसकी वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सब पढ़ा था पिछले लेक्चर में, है ना। कूलम्स लॉ एक्चुअली इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहलाता है ना। ये ओनली पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, ये मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में, है ना। तो वो लॉ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन करता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाला जो पार्ट था पूरा का पूरा हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, है ना। तो उसका एक क्वेश्चन भी मैंने लास्ट में लिया था, है ना। लेकिन आज ये एक और क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा। वैसे तो एग्जाम्पल है, आप एनसीईआरटी की अगर बुक है आपके पास और अगर नहीं है तो आप फिजिक्स बाय arunsir.com वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर आपको सारा मटेरियल, अभी तक वैसे अंडर कंस्ट्रक्शन है ये साइट, अभी पूरी बनी नहीं है, लेकिन आपको आपके एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो एचसी वर्मा है वो, है ना, और जो भी और शीट्स हैं, बंसल की शीट्स हैं उसमें, और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं। आप देख लीजिएगा, आपको पसंद आए तो आप रख सकते हैं उसमें। मेन्यू में जाके आप देखेंगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी पूरी बनी नहीं है, लेकिन बुक वगैरह अगर आपको चाहिए तो बुक वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिजिक्स बाय arunsir.com से आप बुक्स देख सकते हैं, पीडीएफ उनकी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ बेटा, है ना, जो कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं वैसे तो बुक में से, है ना। नहीं तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है एग्जाम्पल, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है। चलिए, क्या ये कह रहा है हमसे, सबसे पहले देख लेते हैं। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q। 3 चार्जेस कंसीडर करने हैं हमको, Q1, Q2, Q3, और बोल रखा है कि तीनों की वैल्यू क्या है, Q ही है। तो भैया इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत थी। कंसीडर 3 चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड Q बोल देता, लेकिन ठीक है, हम मान लेते हैं Q1, Q2, Q3 है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है उसने, Q। एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हम ये इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं। सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका। हम ये इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया और ऑफ साइड L बोला हुआ है उसने, तो ये साइड L मैंने उसकी कंसीडर कर ली। L लिखा हुआ है ना, स्मॉल l, ठीक है सर। ओके, नाउ व्हाट इज सेइंग, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q। एक और चार्ज ले रहा है, ये 3 चार्ज तो यहाँ पे है ही सही, Q। मैं Q1, Q2, Q3 ना बोलते हुए सबको क्या लिख रहा हूं बच्चों,
क्यू ही लिख रहा हूँ, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि सबका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू है, और वो वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर पड़े हुए हैं, शोन इन फिगर भी दिया हुआ था उसने वैसे, ठीक है, ओके। तो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स को क्या मान लिया है, एल मान लिया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेइंग, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू के ऊपर कितना फोर्स है विद द सेम साइन एज क्यू, जो इसका पोलरिटी है, जो इसका नेचर है इस छोटे वाले क्यू का, वही उस बड़े वाले क्यू का भी नेचर है। वो बड़ा वाला क्यू पे कितना फोर्स लगेगा ये आपको बताना है, लेकिन उसने अभी ये नहीं बताया कि कहाँ रखा हुआ है, तो आगे बताएगा। प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। अब सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल यहाँ होता है बेटा, ये बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना चार्ज रखा हुआ है आपका, ये कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल पे, ठीक है। तो बोला क्या है आपको ये बोला है इस कैपिटल क्यू के ऊपर इन तीनों क्यू की वजह से कितनी फोर्स लगने वाली है, ये आप हमको बताइए, ठीक है ना। ये उसने बोला है कि आप ये बताइए कि इन तीनों की वजह से इस कैपिटल क्यू के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, है ना। तो वही सुपरपोजिशन थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर हमें किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स ड्यू टू अदर चार्जेस निकालना होता है अगर, तो हम क्या करते हैं, एक एक चार्ज की वजह से फोर्स निकाल लेते हैं, और उसको निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उसका वेक्टर सम कर देते हैं, यही बताया था। अच्छा, अगर मैं बोलूं इस क्यू की वजह से, इस क्यू की वजह से, इस क्यू की वजह से, इस क्यू की वजह से और इस क्यू की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालनी है मुझे, तो सबसे पहले मैं देखता हूं इसकी वजह से, है ना। तो देखो इसकी वजह से इसके ऊपर दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं, तो जो भी फोर्स लगेगी तो लाइन ऑफ एक्शन या लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग ही लगेगी, बताया था ये भी आपको पहले। तो मुझे लाइन बनाना बहुत जरूरी है, तो जिन दो चार्जेस के बीच में फोर्स आप लगाना चाह रहे हो उनको लाइन से ज्वाइन जरूर कर दें, कर दिया ना ज्वाइन, ठीक है। अब इसकी वजह से फोर्स मुझे इस पे लगानी है, तो इधर लगेगी या इधर लगेगी। अगर अपोजिट नेचर के होते तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगती, अट्रैक्शन। लेकिन अभी क्या है, अभी दोनों सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के होते हैं तो क्या होता है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये क्यू चार्ज उधर जाएगा, अट्रैक्ट होगा या रिपेल करेगा, रिपेल करेगा ऑब्वियसली। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी 1 बोल देता हूँ, ये 2 बोल देता हूँ, ये 3 बोल देता हूँ, तो इस 1 की वजह से फोर्स लगेगी कितनी, F1 बोल देता हूँ मैं इधर ना, मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने F1, डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इस क्यू की वजह से जब इस कैपिटल क्यू के ऊपर देखूंगा मैं फोर्स, तो इस क्यू की वजह से भी दोनों को लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा बॉस, तो कर दिया लाइन से ज्वाइन, ठीक है। अच्छा, ये भी इधर लगेगी फोर्स या उधर लगेगी, सोचो बताओ, इधर लगेगी या उधर लगेगी इस क्यू के ऊपर फोर्स, दोनों सेम नेचर के हैं तो ऑब्वियसली उधर ही लगेगी। तो ये यहां पे लिख दिया मैंने, इसको एक काम करो, इसको नीचे तक ले लो, हटाओ, ये F1, इसको उधर तक ले लो, हटाओ, ये F3, और ऐसे ही इन दोनों को लाइन से ज्वाइन करूंगा, ठीक है। ये भी दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं, तो इसकी वजह से फोर्स लगेगी, किधर लगेगी, इधर, F2। तो आप समझ गए F1, F2, F3 जो फोर्स लग रही है, समझ पा रहे हो आप या नहीं, समझ पा रहे हो ना। अच्छा, एक बात और देखो, हमें जो फोर्स होती है यार, फोर्स में क्या होता है, फोर्स होती है KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। तो टिप ऑफ द डे लिख लो, अभी लिखा था थोड़ी देर में, पहले ये समझो, है ना। तो KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। Q1 आप इसकी वजह से देखते हैं, तो Q1 आपके पास है, Q2 आपके पास है ना, K आपके पास होता ही है, KQ1 Q2 हो गया अपॉन R स्क्वायर। R क्या, ये L है क्या, नहीं, ये L तो इस Q और इस Q के बीच की डिस्टेंस है बच्चों, ये वाली L नहीं है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या मान लेता हूं, A मान लेता हूं, ठीक है, अभी मान रहा हूं A। वैसे मैं अभी आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के सॉल्व होने के बाद कि वो A डिस्टेंस कितनी होती है, निकाल भी सकते हो आप, है ना। इन टर्म्स ऑफ L आपको अगर A निकालना है, A कितना होता है L की टर्म्स में, वो निकालना सिखाऊंगा। लेकिन अभी आप समझिए, मैं मान लेता हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, A है, ठीक है, ओके। क्या ये डिस्टेंस भी उतनी ही होगी, देखो सेंट्रोइड से वर्टिस की डिस्टेंस ही तो है, ये भी तो वर्टिस से सेंट्रोइड की डिस्टेंस थी, तो सब सेम होगी, तो ये भी A ही होगी। अच्छा, ये भी तो सेंट्रोइड से वर्टिस की डिस्टेंस है, तो ये भी क्या होगी, A ही होगी, है ना। तो वो जो R है ना हमारा KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर का जो R है, वो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस होता है। तो दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस तो यही है, इस कैपिटल Q और छोटे वाले Q के बीच की डिस्टेंस A है, इस कैपिटल Q इस छोटे वाले Q के बीच की डिस्टेंस A है, इस कैपिटल Q इस छोटे वाले Q के बीच की डिस्टेंस A है। समझ पा रहे हैं आप लोग,
ठीक है ना। थोड़ा सा समझने की जरूरत है बच्चों, और कुछ भी नहीं है इसमें, बस वेक्टर कैलकुलेशन थोड़ी सी होनी है, बाकी सब 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 सही हो जाएगा। अच्छा, क्या बोला था मैंने आपको, किस तरह से करते हैं हम भाई कैलकुलेशन, क्या कैसे सॉल्यूशन करते हैं हम, है ना, बताया था आपको किस तरह से सॉल्यूशन करना है, ये बताया था। तो किस तरह से सॉल्यूशन करना है इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो डायरेक्शनल फोर्स बना लेनी है। अब मैं चाहूँ तो भाई इस क्यू के ऊपर फोर्स है ना, तो ये मैं चाहूँ तो यहीं पे कंपोनेंट सब कर सकता हूँ, लेकिन मैं अलग से बना रहा हूँ डायग्राम भी, ताकि आप समझ पाओ अच्छी तरह क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो देखो मैं अलग से डायग्राम बनाऊंगा ना अगर, तो देखो नीचे की तरफ ऐसे, ये F1 है आपका, है ना, इसको थोड़ा मैं लंबा बना देता हूँ लाइन, यहाँ पे वो क्यू चार्ज पड़ा हुआ था, इसको मैं ऐसे लाइन भी बना देता हूँ, एक फोर्स ऐसे लग रही है आपकी यूं, और एक फोर्स ऐसे लग रही है आपकी यूं, यही तो हो रहा है यार, है ना, छोटा समझिएगा। ये लग रही है F3 और ये लग रही है F2, ठीक है ना, F3 F2, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर ये एंगल 60 है पूरा, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी फिर कितना होगा भाई, समझो ये लाइन ये एक, तो ये वाला एंगल सेम होंगे नहीं होंगे, 30 है ना, तो वही चीज हो रही है उधर, ध्यान से देखिएगा, ये 30 तो ये वाला 30, यानी ये वाला 30 डिग्री का एंगल होगा। उसी प्रकार देखिए ये दो पैरेलल लाइंस और ये लाइन पैरेलल काटती हुई उसको, तो ये वाला जो एंगल होगा पूरा 60, ये आधा 30, तो फिर ये वाला भी कितना होगा 30, तो ये वाला भी कितना होगा 30 डिग्री का एंगल होगा बच्चों, ठीक है। ये वन टाइम क्वेश्चन है, ये जैसे एक बार पिक्चर देख लेते हैं अपन, कोई होती है वन टाइम वॉच मूवी जो होती है, एक बार पिक्चर देख ली फिर काम खत्म, फिर बाद में देखने का इंटरेस्ट नहीं करता ज़्यादा। तो एक बार ये आपको आ गया ना एक बार, तो उसके बाद फिर आप देखोगे भी नहीं ऐसे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि वो सिंपल होगा, आप कर दोगे कभी भी जब चाहोगे, है ना। तो ध्यान से देखना इस तरह क्वेश्चन को, F1 F2 F3 एंगल आपने बना लिया। करना ही क्या है, देखो डायरेक्शनल करना है सबसे पहले काम। इधर कर दिया हमने F3 cos 30, ऊपर कर दिया आपने F3 sin 30, ठीक है ना। अच्छा, इधर कर दिया आपने F2 cos 30, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लग रहा होगा आपको अब थोड़ा ही, ठीक है। अच्छा, और देखो इधर हो जाएगा F2 sin 30। आई होप विजिबल होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी विजिबल, देखो ध्यान से, F3 30 डिग्री था, एंगल की तरफ F3 cos 30 हो जाएगा, बिना एंगल की तरफ F3 sin 30 हो जाएगा, F2 की जगह F2 sin 30 F2 cos 30, और ये F1 तो है ही सही नीचे। एज सिंपल एज दैट, सिंपल हो गया काम, है ना। अब चाहो तो मैंने क्या बोला, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो देखो F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, K, है ना, Q, F1 ये वाली फोर्स है, ये कैपिटल Q और छोटा वाला Q की तरफ बीच में लगने वाली फोर्स है, तो K कैपिटल Q छोटा वाला Q लिख लिया आपने, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी बाय A स्क्वायर, तो बाय ये A ये स्क्वायर, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, है ना। ऐसे ही F2 का अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या होगा, F2 का मैग्नीट्यूड देखिए क्या होगा, तो F2 का मैग्नीट्यूड भी आप देखोगे तो क्या होगा, K Q1 Q2 बाय A स्क्वायर, मतलब यही होगा यार, यानी F2 भी क्या है, यही है। और F3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, F3 का मैग्नीट्यूड देखो, F3 इसके और इसके बीच में लग रही है, तो F3 भी K Q1 Q2 बाय दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस यही है, यानी यही होगा वापस से, है ना, वापस से यही होना है, ठीक है ना। तो K कैपिटल Q स्मॉल q बाय छोटा वाला A का स्क्वायर ही आपका F1 है, यही आपका F2 है, यही आपका F3, मतलब यही आपका F मान लेता हूं सबको मैं। कल भी किया था इसी तरह का क्वेश्चन आपने, है ना। अब देखो कुछ बच्चे होंगे वो डायरेक्शनल कर देंगे फटाक से, ठीक है, कैसे देखो, F3 cos 30 F3 cos 30 तो कट ही गए, ठीक है। अच्छा, ऊपर देखो ये F2 F3 एक ही है, तो F sin 30 ऊपर कितना हो गया, 2F sin 30 sin 30 होता है कितना,
कितना होता साइन 30? 1/2। तो 2f इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी f बचा ऊपर f बचा, नीचे f1 भी f ही है, f से f भी कैंसिल हो गया, नेट फोर्स कितनी आ गई? 0। तो आंसर फटाक से हम क्या लिख देंगे कि F net इक्वल्स टू 0। समझ में आया ना? सॉल्व, सिंपल, खत्म हो गई बात, डायरेक्शन से ही सॉल्व हो गया, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन मैंने क्या बोला था कि हम अच्छे बच्चे हैं, कन्वेंशनल तरीके से करेंगे, तो कन्वेंशनल तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कन्वेंशनल तरीके से भी आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, कन्वेंशनल तरीका भी बता देता हूँ आपको करने का। देखो, उसके लिए आप लिखोगे F1 वेक्टर, फिर लिखोगे F2 वेक्टर, फिर लिखोगे F3 वेक्टर, कितना आएगा? F1 वेक्टर कितना आएगा साहब? देखो तो नीचे है F1, तो बस नीचे की तरफ है F1, तो क्या लिख दोगे आप? F1 जे कैप, लेकिन माइनस का, है ना, माइनस का F1 जे कैप। F2 क्या लिखोगे आप? F2 देखो क्या है, माइनस F2 cos 30 आई कैप, माइनस एक्स की डायरेक्शन को माइनस आई कैप लिखते हैं ना वो, और एक ऊपर भी है, तो प्लस F2 साइन 30 जे कैप, ठीक है। उसके बाद F3 वेक्टर क्या लिखेंगे भाई? देखो, मतलब हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन हम यहाँ से देख ही रहे हैं आई कैप जे कैप की, है ना, डायग्राम से, और उसके हिसाब से वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगी वो लिख देंगे हम आई कैप जे कैप में। F3 वेक्टर क्या होगा भाई? देखो F3 cos 30 आई कैप, है ना, एक्स डायरेक्शन में, और प्लस F3 साइन 30 जे कैप, है ना, ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो ये बहुत ही इजी काम हो गया, आप देख लो। अब क्या करेंगे हम? देखो बच्चों, यहाँ के यही बता रहा हूँ, स्पेस थोड़ी कम है, समझना। F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F3 इक्वल्स टू F है, तो यहाँ पे F1 को भी F लिख लो, F2 को भी F लिख लो, लिख लिया, इधर F3 को भी F लिख लो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमको क्या करना था कि भाई F नेट कितना होगा? F नेट कितना होगा साहब? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, लिखना ऊपर अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशंस थ्योरम, F नेट इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, है ना। और उसके बाद लिखना साहब F नेट वेक्टर इक्वल्स टू, तीनों को प्लस करो, है ना, तो क्या होगा? cos 30 √3/2 कैंसिल हो जाएंगे प्लस करोगे तो, है ना। F cos 30 और माइनस F cos 30 आई कैप वाले ऐड होते हैं ना, इधर तो आई कैप है ही नहीं फर्स्ट वाले में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये साइन 30 1/2 होता है, तो ये F/2 हो जाएगा, ये भी F/2 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे जे कैप वाले, दोनों प्लस में, तो F/2 F, और ये माइनस F और माइनस F क्या होता है? 0, तो F नेट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये दो तरीके हुए, है ना, जिससे मैंने आपको ये बताया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर लिखवाने जा रहा हूँ, तो आपका आधे से ज़्यादा कंफ्यूजन क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चों में ये डाउट होगा कि सर अगर ये सेम नेचर के ना हो, कुछ अगर अलग नेचर हो जाए तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। सर हम K Q1 Q2, अगर हमारे पास Q1 दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, Q2 दे रखा है हमें -2 माइक्रोकूलम, तो हम क्या करें? होता है ना ऐसा कंफ्यूजन। तो मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, जब भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है ना, जैसे फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अभी आगे, है ना, तो जब भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, है ना, तो डू नॉट कंसीडर द साइन ऑफ द चार्ज, बिकॉज डायरेक्शन तो आप अपने आप ही पता कर ले रहे हो ना यार। चार्ज का डायरेक्शन से आपको मतलब ही नहीं रहेगा फिर, समझ रहे हो मेरी बात? भाई डायरेक्शन आपने खुद नहीं बता दिया कि फोर्स किधर लगने वाला है, किधर नहीं लगने वाला, आप खुद ही बोल रहे हो कि भाई इस क्यू की वजह से इस क्यू के ऊपर फोर्स नीचे लगेगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, है ना। अपोजिट नेचर के होते तो आप ऊपर लगा देते फोर्स को। तो इन दैट केस यू विल नॉट कंसीडर द साइन ऑफ द चार्ज इन केस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त कभी भी चार्ज के साइन को कंसीडर मत करो। खत्म हो गई बात। क्या समझ में आया इतना? कभी भी हमको बोल रहा है Q1 दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, Q2 दिया हुआ है -6 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो आप सीधी सी बात है, यहां पर मैं स्टार पॉइंट कहाँ लिखा हूं, देखो यहीं लिखा रहा हूं, है ना। डू नॉट कंसीडर साइन ऑफ चार्ज while
कैलकुलेटिंग फोर्स एंड फील्ड, इतना मैंने आपको लिखवा दिया है ना, कि भाई कभी भी आप साइन ऑफ द चार्ज को कंसीडर ना करें। अब कितना सिंपल हो गया, देखो सर आपने तो बहुत इजी कर दिया हमारे लिए काम। आधे से ज़्यादा टीचर यही इसमें ही आपको कंफ्यूज रखते हैं, आधे टाइम तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताया। सबसे पहले बेटा डायग्रामेटिकली आप उसको बनाएं, क्या वो कह रहा है। उसके बाद बेटा आप अपने हिसाब से पहले तो डायग्रामेटिकली फोर्सेस जो लगने वाली है, किसी भी चार्ज के ऊपर पूछ सकता है वो फोर्स, अभी और भी क्वेश्चन लेंगे हम इसके बाद। तो उस चार्ज पर लगने वाली सारी की सारी फोर्सेस आप ड्रॉ कर लें। सारी की सारी फोर्सेस आप जब ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, सारी की सारी फोर्सेस को ड्रॉ करने के बाद आप उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाल लें। जैसे ये मैंने निकाला F1 इक्वल्स टू ये है ना। आप चाहें तो अगर आपका वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो अलग से भी डायग्राम बना सकते हैं फोर्सेस का, ठीक है, उसके कंपोनेंट वगैरह सब कर दें, ठीक है। कंपोनेंट करते वहाँ के वहीं डायग्राम में ही सॉल्व हो जाएगा आधा क्वेश्चन, तो पूरा ही क्वेश्चन हो गया था ये तो सॉल्व, है ना। आप देखेंगे एग्जाम्पल पढ़ के देखना, आपको उसमें समझ में नहीं आएगा सोल्यूशन भी क्या दे रखा है ना, पर अपने यहाँ तो बहुत सिंपल है बॉस। तो अभी ये देखोगे आप तो आपको दिख रहा होगा कि आराम से अपने कंपोनेंट भी हो गए, है ना। कंपोनेंट होने के बाद अगर कन्वेंशनल मेथड डायरेक्ट अगर डायग्राम से सॉल्व करना है तो डायग्राम से सॉल्व कर लें। डायग्राम से सॉल्व नहीं हो रहा है तो कन्वेंशनल मेथड भी बताया मैंने, सुपरपोजिशन थ्योरम वाला। F1 वेक्टर लिखना है आपको। फिर F1 वेक्टर कैसे लिखना है भाई, मैग्नीट्यूड तो आपके पास है ही सही, मैग्नीट्यूड तो आपके पास है ही सही। क्या करना है आपको, डायरेक्शन देखनी है ना। डायरेक्शन F1 की यहाँ से देखो ना डायग्राम से, ये रही F1 माइनस जे कैप में, तो माइनस F1 जे कैप और F1 को F लिख दिया आपने फिर, ठीक है ना। इसी तरह से कंपोनेंट वगैरह कर ही रखे हैं आपने। आई जे कैप में डायरेक्शन देखनी है, आई कैप होगा जे कैप होगा, वो आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी तो फिर सब मोह माया है बेटा, है क्या नहीं, बस एज सिंपल एज दैट। इतना सा काम करना है आपको। अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज और है ना, वो मैं आपको बताना चाह रहा था बेटा। तो ये बात समझ लो, इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि सर हमको क्या करना है, हमको डायग्राम में जिस भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालने को बोला होता है ड्यू टू अदर चार्जेस, हम क्या करते हैं, ड्यू टू ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस सारी इंडिविजुअल फोर्सेस निकालते हैं, उनको डायग्राम में शो करते हैं। अगर डायग्राम में आई कैप जे कैप में पहले से ही फोर्सेस हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आई कैप जे कैप में नहीं है, किसी एंगल पे हैं, तो हम उन फोर्सेस के कंपोनेंट कर लेते हैं जो एंगल पे हैं, और जो आई कैप में जे कैप में है उनको वैसे के वैसे ही रहने देते हैं। आ गई स्टेप समझ में, ठीक है। उसके बाद हम उस फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लिखते हैं सर, जैसे ये लिखा, लिख लिया। उसके बाद सर या तो हम डायग्राम से सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को, है ना, या फिर हम उन मैग्नीट्यूड और उन डायग्राम में जो डायरेक्शन बताई हुई है आई कैप जे कैप की कंपोनेंट करने के बाद उनकी डायरेक्शंस के, उनसे डायरेक्शन लेके और यहाँ से मैग्नीट्यूड लेके वेक्टर रूप में उन फोर्सेस सारी इंडिविजुअल फोर्सेस को लिख देते हैं। F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर लिख दिया हमने। उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से हम F नेट निकाल लेते हैं, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ये होता है वेक्टर सम, इसको बोलते हैं। डायरेक्ट ऐड नहीं किया, डायरेक्शन के साथ ऐड किया, आई कैप जे कैप के साथ ऐड किया, समझ रहे हो ना। तो ये थोड़ी वेक्टर कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्टेप कितना सिंपल है, दोबारा बता रहा हूँ। डायग्राम में सारी फोर्सेस को शो कर, सारी इंडिविजुअल फोर्सेस को शो करना है जो भी एक इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर लग रही है, इस पर भी आपको निकालने को बोला हुआ है। उस पर सारी की सारी लगने वाली इंडिविजुअल फोर्सेस को शो करना है डायग्राम में। अगर उन एंगल पे हैं तो कंपोनेंट करके आई कैप जे कैप में बना लेना है। अगर आई कैप जे कैप में पहले से ही फोर्स है तो उसको वैसे के वैसे रहने देना है, ठीक है। उसके बाद उनके मैग्नीट्यूड निकाल लेने हैं K(Q1 Q2 by R स्क्वायर से, है ना। उसके बाद उनको वेक्टर फॉर्म में लिख के और सुपरपोजिशन थ्योरम लगा देनी है। और अगर वो ना हो, डायग्राम से ही सॉल्व हो रहा है तो सीधे डायग्राम से सॉल्व कर दीजिए, है ना, ठीक है सर, ओके। देखिए बच्चों, अब इसी क्वेश्चन में मैं कुछ और चीज़ बताने वाला हूँ। देखो सॉल्यूशन में मिटाने वाला हूँ यहाँ से, इस सॉल्यूशन को मैं यहाँ से अभी मिटाने वाला हूँ, रब करने वाला हूँ। इस सॉल्यूशन को लिख लेना अच्छी तरह से, ठीक है, ओके। मिटा रहा हूँ, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलिए एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। वैसे मैंने बता दी है, पहले बच्चों को जब ग्रेविटेशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था मैंने किस तरह से निकालना है ना। यहाँ पर ये एक चीज़ दी हुई है हमको, सेंट्रोइड, ये O। तो बेटा किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो ये सेंट्रोइड होता है ना, ये मान लो ABC ये ट्राइंगल है, तो ये जो सेंट्रोइड O होता है ना बेटा, ये हमारी जो ये बाइसेक्टर है जो इस सेंट्रोइड से होकर गुजरता है, ठीक है, ये D पॉइंट मान लो आप। तो ध्यान से देखना इस डायग्राम को, इक्विलेटरल ट्राइंगल है L साइड का, है ना, ये L/2
और ये भी L/2, ये पूरी कितनी थी, L थी, है ना। ओके ठीक है साहब। तो यहाँ से ये AD कितनी हो जाएगी पहले निकालो जल्दी से, है ना। ये देखो 90 डिग्री बन रहा है, ये पूरा L है, हाइपोटेनियस हमारे पास। और ये जो एंगल कौन सा मानोगे आप, ये मान लो एंगल यार, कुछ भी मान लो, ये थीटा मान लो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर होता है ना। तो हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, L स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, L/2 का स्क्वायर यानी L²/4 इक्वल्स टू बेस क्या है आपके पास, ये पूरा है ना AD। तो AD का स्क्वायर, ठीक है। तो AD का स्क्वायर आपने इसको लिख दिया, ठीक है साहब। तो आपका AD कितना आया यहाँ से, देखो ये स्क्वायर को हटा के यहाँ पर आप लगा लोगे रूट, है ना। देखते हैं ना बच्चों क्या हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 4L² माइनस L² मतलब 3L²/4 का रूट, 3L²/4 का रूट, है ना। तो AD कितना आ गया मेरे पास, √3, L² रूट से बाहर आया तो L और 4 रूट से बाहर आया तो 2, √3L/2 मेरे पास AD आ गया, ठीक है। ये तो AD आया पूरा AD। अभी हमको कौन सी डिस्टेंस निकालनी थी, ये वाली, सिर्फ ये वाली डिस्टेंस जो क्या मानी थी मैंने, A मानी थी छोटा वाला A, ये वाली A डिस्टेंस, है ना। वर्टिस से सेंट्रोइड की डिस्टेंस AO निकालना है हमको, या OD निकालना है हमको, OD या AO। ये भी डिस्टेंस उसी के बराबर होगी, AO के बराबर ही। ये AO OC या CO बोल दूं इक्वल्स टू BO बोल दूं, बात एक ही है, ठीक है ना। OD बोल दूं, अभी मैंने और कर ही नहीं, छोड़ो, ठीक है। अच्छा मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है अगर, तो ये बात याद रखिएगा बेटा कि सेंट्रोइड को, ये जो बाइसेक्टर है उसको, ये सेंट्रोइड जो होता है वो 2:1 के प्रोपोर्शन में बाइसेक्ट करता है, मतलब डिवाइड करता है। ये बात याद रखना, कितने कौन से कैसे रेशो में, 2:1 के रेशो में ये जो बाइसेक्टर है इसको ये सेंट्रोइड डिवाइड करता है। मतलब ये वाली चीज 2 की होगी, अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ऐसा, ठीक है ना। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई, है ना। क्या मीडियन बोलते हैं इसको, मीडियन, है ना। तो क्या बोलते हैं भाई, जो ये बाइसेक्टर आपने बनाया है, इस बाइसेक्टर को, जो सेंट्रोइड है ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो 2:1 के प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है ना। तो अब हमको अगर देखो भाई, अगर ऐसा हमको पता होता है ना बेटा, तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमको निकालना है AO, ठीक है, अगर हमको AO निकालना है तो इसका रेशो, ये पूरी लाइन हमको पता है, इसका एक टुकड़ा हमको निकालना है, इसका एक प्रोपोर्शन निकालना है हमको, जिसका प्रोपोर्शन मेरे को मालूम है ना। तो AO किसका प्रोपोर्शन है बेटा, AD का टुकड़ा है ना AO, ये AD पूरा बड़ा है, इसका टुकड़ा AO है। तो इस AD का जो टुकड़ा है AO, वो कैसे निकालना है आपको ध्यान से रखिएगा, रेशो अगर आपको मालूम हो तो AO विल बी इक्वल्स टू AD, ठीक है। इसका टुकड़ा है, इसका कितना प्रोपोर्शन है, 2, AO क्या है, 2 है, OD 1 है ना। OD भी निकालना है अगर आपको, तो AD इंटू इसका कितना प्रोपोर्शन है, 1 है, ठीक है, अपॉन टोटल रेशो यानी 2 + 1 यानी 3, इधर भी 1/3। समझे आप मेरी बात। तो बहुत ही आसानी के साथ आप AO भी निकाल सकते हो। यहां से AO कितना आ जाएगा आपके पास, AD कितना है, ये रहा √3L/2, तो √3L/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल, √3 से 3, √3 टाइम्स कैंसिल, तो कितना आ गया, L/√3। तो ये AO निकल गया बच्चों, L/√3, है ना। तो ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ थी, ये थोड़ा कभी कभी आ जाए तो समझ में आना चाहिए आपको। अभी तो क्या, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन था, जिसमें आंसर 0 ही आता है, तो हम 0 निकाल दिया हमने फटाक से। डायरेक्शनल वे से भी निकाल दिया था इसका आंसर, डायरेक्शनल वे से भी हमने 0 निकाल दिया था, कन्वेंशनल वे से भी 0 निकाल दिया था। लेकिन कभी मान लो हमको ऐसी कोई चीज़ आ जाए कि हमारे पास ऑप्शन कुछ ऐसे दे रखे हों, मतलब हमको ये जो A है, इस A को लिखना पड़ जाए, तो ये A निकालना हमको आना चाहिए। ये A यानी कि सेंट्रोइड से वर्टिस की डिस्टेंस, सेंट्रोइड से वर्टिस की डिस्टेंस अगर हमको साइड मालूम है ना, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड L है,
तो सेंट्रोइड से वर्टिस की डिस्टेंस हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम आराम से लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू L बाय, ये L जो साइड है वो बाय √3। अब हम आराम से लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट था जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ बेटा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक होमवर्क जरूर दे देता हूँ, है ना। आपके इसी के बाद वाला एक एग्जाम्पल है ना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ट्रायंगल वाला ही है। ट्रायंगल पे 3 चार्जेस पड़े हुए हैं और तीनों चार्जेस के ऊपर आपको बाकी अलग अलग इंडिविजुअली, पहले एक चार्ज के ऊपर बाकी दोनों की वजह से, फिर दूसरे चार्ज के ऊपर बाकी दोनों की वजह से, फिर तीसरे चार्ज के ऊपर बाकी दोनों की वजह से आपको फोर्स निकालनी है ना। उसको निकालिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। नहीं आया तो बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंपल सा। ये देखो मैं आपको एक जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई बता देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको कि भाई हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि भाई एक चार्ज मान लीजिए -q यहाँ पड़ा हुआ है, 2q यहाँ पड़ा हुआ है और एक q यहाँ पड़ा हुआ है। ये भी +2q है, ये q है प्लस और ये -q है, ठीक है ना। चलिए अब ये साइड जो डिस्टेंस है वो भी मैं बोल देता हूँ a है, और ये जो डिस्टेंस है वो भी मैं क्या बोल देता हूँ a ही है ना। थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्या ये, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लो यार, है ना। यहाँ मान लो -q है ये, है ना, बस ये याद रखना। माइनस वाला एक भी नहीं लिया ना मैंने, तो मैं आपको एक क्वेश्चन माइनस वाला भी लेके बता देता हूँ अभी, है ना। ये चार्ज मान लो कौन सा -q है, ये भी a साइड है, ये भी a साइड है, ठीक है। अब अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करके बताओ, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये c पॉइंट है। मैं बोल रहा हूं आपसे फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सी पॉइंट पे जो चार्ज प्लेस किया हुआ है मैंने, उस सी पॉइंट पर प्लेस किए हुए चार्ज के ऊपर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है। दोबारा अपना वही फंडा, सर पहले क्या करेंगे हम देखेंगे कि इसके अलावा कितने चार्जेस है उतनी फोर्सेस लगेंगी। उन फोर्सेस को हम डायग्रामेटिकली बनाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद सर उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लिखेंगे सर, है ना। और उसके बाद मैग्नीट्यूड लिखने के बाद सर अगर डायग्राम से ही सॉल्व हो रहा होगा डायग्राम से सॉल्व कर देंगे, नहीं तो वेक्टर फॉर्म में लिख के सुपरपोजिशन थ्योरम लगा देंगे। सिंपल है ना, ठीक है। देखिए क्या करना है, देखो आते ही समझना चाहिए करना क्या है, इसलिए मैं स्टेप बताता हूँ हमेशा। स्टेप 1 हम डायग्रामेटिकली पहले फोर्सेस बनाएंगे। इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, +q के ऊपर। देखो इसके ऊपर फोर्स किसकी वजह से लगेंगी, एक तो इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, ये यहाँ पड़ा हुआ है ना। तो हमारे पास जो 2 चार्जेस हैं बाकी, एक ये और एक ये, इन दोनों की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगने वाली है ना। तो भाई साहब सीधी सी बात है, इस चार्ज से इसकी भी लाइन ज्वाइनिंग पे ही फोर्स लगेगी और इस चार्ज से इसकी भी लाइन ज्वाइनिंग पे ही फोर्स लगेगी। और लाइन इस क्वेश्चन में बनानी रखी थी, लाइन बना लेनी है फटाक से। देखो ये लाइन बनाना जरूरी है ना बॉस, ये लाइन बना ली मैंने, है ना, बना ली था लाइन, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इसकी तो लाइन पहले से ही बनी हुई है ना, ये वाली तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये मुझे नहीं पता, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 90 डिग्री का एंगल है यार, है ना। तो ये ए साइड परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेनस निकाल सकते, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का रूट, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, a√2 यानी √2a, है ना, या a√2 लिख देते हैं उसको, है ना। भाई बेस और हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही a है यार, तो हाइपोटेनस क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यानी कि उसका रूट, तो यानी कि आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू √a² प्लस a²। तो a² और a² का रूट कभी भी p² प्लस p² का रूट क्या होता है, p√2, है ना। n² प्लस n² का रूट क्या होता है, n√2। तो याद रखना a और a² प्लस a² का रूट क्या होगा, a√2। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, जल्दी से समझते हैं इसको अब, है ना।
ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर हमने डायग्राम बनाते हैं हम सबसे पहले तो भाई इस प्लस टू क्यू की वजह से, इस प्लस टू क्यू की वजह से जो फोर्स इस प्लस क्यू पे लगने वाली है वो कैसी लगेगी? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब फोर्स कैसे लगेगी? इस डायरेक्शन में लगेगी, है ना। इस क्यू को ये प्लस टू क्यू अपने पास बुलाएगा या फेंकेगा? फेंकेगा दूर, तो इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगी। तो लगा दो यार, ये F1 फोर्स मान ली मैंने, है ना। और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी, किसकी वजह से? इस माइनस क्यू की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी? ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को दूर फेंकेगा या पास बुलाएगा? ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा ना भाई। लड़का है, लड़की है ना। ओके, तो देखो दिस विल अट्रैक्ट। अब ज्यादा समझ में आया सर, है ना, ऐसे बोला करो सर आप। चलो देखो, देखो इधर क्या है, ये अपनी तरफ खींचेगा इसको, है ना। तो याद रखना, अब मैंने उधर फोर्स नहीं लगाई, इसलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। माइनस क्यू की वजह से आपने फोर्स उधर नहीं लगाई, आपने इधर लगा ली, क्योंकि माइनस चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा भाई, और होगा उसी लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस पे ही सब कुछ, ठीक है। रिपेल करता तो उधर जाता, अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए इधर आ रहा है। बना दूंगा, यहीं पे बना देता हूँ, इसके अलग डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं बना दो। ये लग जाएगी फोर्स F2 मान लो, है ना। अब वो तो आई कैप में ही है, लेकिन ये एंगल पे है ना। तो एंगल क्या होगा ये निकालो, है ना। एंगल क्या होगा ये बताओ भाई। ये 90 और ये ए है, तो ये ऑब्वियसली 45 के होंगे यार। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? 45 डिग्री के एंगल होंगे, क्योंकि साइड सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, 45 डिग्री का एंगल होगा ये, ठीक है ना। तो ये 45 डिग्री है ना। तो अब देखो इधर क्या, ये F2 के कंपाउंड करने पड़ेंगे, क्योंकि F1 तो जो है वो आई कैप में है, लेकिन F2 जो है वो एंगल पे है। तो एंगल पता होना चाहिए हमको, तो हम कंपाउंड करेंगे उसके बाद। तो इधर हो जाएगा हमारे पास F2 cos 45 डिग्री, और नीचे की तरफ हो जाएगा हमारे पास F2 sin 45 डिग्री। बहुत सिंपल सी बात है, sin 45 भी 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है ना। इसको याद रखें। अच्छा, उसके बाद क्या बताया था सर? उसके बाद डायग्राम में आपने फोर्स एक्सप्लेन कर दी, है ना। आई कैप जे कैप की फॉर्म में सारी फोर्सेस को लेके आ गए। इंडिविजुअल फोर्सेस दो ही होंगी सर, और एक फोर्स तो पहले आई कैप में है, दूसरी फोर्स एंगल पे थी, तो उसके कंपोनेंट कर लिए, हो गया सर ये काम। तो अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है सर फटाक से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल लिया सर, F1 F2। F1 क्या होगा सर? K तो K, Q1 तो 2Q, Q2 तो Q अपॉन R² A², ठीक है। F2 क्या होगा सर? K तो K, Q1 तो Q, Q2 तो अगेन Q, Q का स्क्वायर। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं यहां पर। अभी ये दो चार्ज है, प्लस Q और माइनस Q। मैंने कोई साइन नहीं लिया चार्ज का, ये भी Q माना, ये भी Q माना। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिया है K Q Q, K Q का स्क्वायर बाय तो बाय। बीच की डिस्टेंस अब A नहीं है, बीच की डिस्टेंस अब कितनी है? A√2 है, उसका स्क्वायर करना है, तो A का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब डायग्राम में सॉल्व कर पाना इसको अब 2 को थोड़ा आगे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। इसको, ये 2 था यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरह लिख देता हूँ, 2KQ² बाय A², ठीक है ना। 2 को आगे लिख लिया और Q को Q² लिख लिया। चलिए, तो अब इसको डायग्राम में सॉल्व कर पाना क्या है क्या नहीं है पता नहीं मुझे सर। मैं तो कन्वेंशन मेथड से जाऊंगा, फटाक से लिख दूंगा सर। F1 वेक्टर क्या होगा? F1 वेक्टर हो जाएगा सर F1 आई कैप। F1 कितना है? 2KQ² अपॉन A² आई कैप, ठीक है। अच्छा, F2 वेक्टर क्या हो जाएगा? F2 वेक्टर देख रहे हो ना तुम लोग? हाँ, इधर तो नहीं चल जाना, देखते रहना। F2 वेक्टर क्या होगा? माइनस F2 cos 45, यानी माइनस F2 cos 45 तो आई कैप, और माइनस F2 sin 45 जे कैप। मतलब F2 वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस F2 कितना है? ये रहा KQ² बाय 2A²
अच्छा ये cos 45 क्या होता है 1/√2, तो ये 2√2a² लिख देता हूँ इसको मैं, समझ गए ना मेरी बात। cos 45 को भी सॉल्व कर लिया मैंने, मतलब ऐसे ही माइनस f2 sin 45 भी वही होता है, तो यानी सेम टू सेम आ जाएगा वही kq² अपॉन 2√2a²। अच्छा आई कैप जे कैप कर देना, नहीं तो इसको यहीं सॉल्व कर दोगे आप लोग, है ना। ये आई कैप और ये जे कैप, ठीक है ना। वेक्टर कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई, थोड़ी बहुत वेक्टर आएगा तो मजा आएगा करने में। अभी देखो ये बहुत सिंपल हो जाएगा काम। अब देखो क्या होता है भाई सुपरपोजिशन थ्योरम से कि एफ नेट वेक्टर विल बी इक्वल टू, क्या होता है एफ नेट वेक्टर, फटाक से बताओ। एफ नेट वेक्टर क्या होता है, एफ नेट वेक्टर क्या होता है, एफ नेट वेक्टर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, कितना हो जाएगा एफ नेट वेक्टर, प्लस कर दो F1 और F2 को, ये रहा। तो ये 2kq² अपॉन a² माइनस kq² अपॉन 2√2a², ये तो क्या आएगा आई कैप, ठीक है ना। और उधर जे कैप तो है ही नहीं F1 में, तो सीधा सीधा माइनस kq² अपॉन 2√2a² जे कैप। ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास फोर्स आएगी वेक्टर फॉर्म में, है ना। अच्छा अब मान लो, अभी तो मैंने इसको आपको सारे सिंबल ही दिए हुए हैं, है ना, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है ये। मान लो कि भाई अगर मैंने आपको ये वैल्यूज दी होती, Q की वैल्यू दे दी होती, A की वैल्यू भी दे दी होती, तो आप फटाक से यहाँ पे वो भी रख देते, है ना, और सॉल्व कर लेते। तो आपके पास मान लो आ जाता क्या कि एफ नेट वेक्टर इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस, नहीं कुछ ना कुछ आई कैप, यानी कुछ भी आया था, मान लो P तो आई कैप और प्लस Q जे कैप। ये पूरा सॉल्व करोगे ना आप, तो मान लो ये पूरा सॉल्व करने के बाद P आ जाएगा, और इस पूरे को मान लो आप माइनस के साथ ही इस पूरे को मान लो आप Q। तो P आई कैप प्लस Q जे कैप के फॉर्म में आपके पास फोर्स आती नहीं आती, आ जाती। अब मेरे को मान लो कि वो फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, मेरे को तो सिर्फ एफ नेट चाहिए, कितना होगा, तो मैं क्या करता, रूट ऑफ p² प्लस q², आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर ही मैग्नीट्यूड होता है उस फोर्स का। तो ये मैग्नीट्यूड को सीधे सीधे एफ नेट भी लिख सकते हो आप, चाहो तो आप एफ नेट के वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो आप। तो ये भी चीज़ याद रखनी है। अभी वो वहाँ पे सॉल्व तो हो गया, आ तो यहीं गया आंसर हमारा, लेकिन ये भी चीज़ हमको याद रखनी चाहिए। समझ में आया नहीं आया बच्चों ये क्वेश्चन भी, है ना। तो सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में हमने देखने को मिली वो ये कि हमें यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते वक्त हमने कहीं भी चार्ज के साइन को कंसीडर नहीं किया। यहाँ पर तो प्लस प्लस ही था, तो वहाँ पे तो करने के सवाल ही पैदा नहीं होता, k q1 q2 लिख दिया और q2 हमने q लिख दिया, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमने k q1 q लिखा, q2 हमने माइनस q नहीं लिखा, उसको भी q ही लिखा, q का स्क्वायर, खत्म बात, माइनस कंसीडर करना ही नहीं है, खत्म हो गई बात, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं, है ना। बाकी बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। तो जो मैंने बताया वो वाला क्वेश्चन करके देखिएगा, आएगा जरूर आपको। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, जो आज का टॉपिक है वो भी पढ़ा देता हूँ आज में, एक टॉपिक और कवर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों अगला टॉपिक देखिए, जल्दी जल्दी से समझ लीजिए, है ना। अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये फोर्स वाला जो टॉपिक है इसको हम खत्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आज ये फोर्स वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका, आपको फोर्स में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो फोर्स, ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अच्छों को नहीं आती ये चीज़ें, ठीक है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है आपको। टॉपिक का नाम है बेटा परमिटिविटी, ठीक है। या तो परमिटिविटी बोल दो आप, या फिर बोल दो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलता हूँ, बार बार फोर्स बोलता हूँ, ध्यान रखना यहाँ पे एक ही फोर्स का बाद में बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम, ठीक है। किसी मीडियम के अंदर जो फोर्स होता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए भाई, सिंपल सी बात है,
एक चार्ज मेरे पास रखा हुआ है ये Q1, एक चार्ज मेरे पास ये रखा हुआ है Q2, ठीक है, और ये प्लेस्ड है एक दूसरे से R डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर बच्चों? R डिस्टेंस पर प्लेस्ड है एक दूसरे से, ठीक है। अभी ये हवा में रखे हुए हैं, ठीक है ना, अभी ये कहाँ रखे हुए हैं? हवा में रखे हुए हैं। तो ये जो इनके बीच में जो फोर्स है उसको मैं क्या लिख दूंगा? हवा में है, इसलिए F0 लिख देता हूँ। तो F0 हवा में है ना, तो इसका जो फोर्स लिखूंगा मैं वो क्या लिखूंगा बेटा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये लिखते थे हम, है ना। इसको देखो ढंग से थोड़ा लिख लेते हैं। F0 विल बी इक्वल्स टू, K को हम क्या लिखते थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते थे ना, ठीक है, ओके। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K को हमने क्या लिख दिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। हम सब जानते हैं ये बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मान लीजिए कि आप इन्हीं दो चार्जेस को इसी R डिस्टेंस पर, इन्हीं दो चार्जेस Q1 एंड Q2 को इसी R डिस्टेंस पर आप प्लेस करते हैं, लेकिन इस बार हवा में प्लेस नहीं करते। इस बार आप कोई मीडियम ले लेते हैं। मीडियम कुछ भी हो सकता है बेटा, कोई ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई ग्लिसरीन हो सकता है ना, कुछ किसी भी तरह का मीडियम हो सकता है। तो उस मीडियम में अब इस बार आप प्लेस करोगे चार्जेस को, सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस बट अनदर मीडियम, डिफरेंट मीडियम, ठीक है। फ्री स्पेस या वैक्यूम में नहीं रख रहे हैं इस बार। चलिए, तो ये F, इस बार मैं M लिख देता हूं उसको, है ना, FM, मीडियम में रख रहे हैं। तो 1/4 पाई, अब जो K को मैं लिखूंगा ना वो देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखूंगा। एप्सिलॉन नॉट कब लिखता था? जब ये एप्सिलॉन नॉट क्या था? मैंने लिखवाया था आपको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, फ्री स्पेस की परमिशन। ये एक चार्ज दूसरे चार्ज से परमिशन ले रहा है कि भाई मैं तेरे ऊपर फोर्स लगा लूं क्या? चार्ज से नहीं ले रहा, सॉरी, ये एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए मीडियम से परमिशन ले रहा है कि मीडियम कि उस चार्ज जो पड़ा हुआ है उसके ऊपर फोर्स लगा लूं क्या मैं यार? ऐसी परमिशन ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज के ऊपर ले रहा है, और Q2 चार्ज भी इसके ऊपर ले रहा है। एक्सपीरियंस करने के लिए भी परमिशन, लगाने के लिए भी परमिशन, तो उसी से आया परमिटिविटी, ठीक है। तो इस तरह समझने की कोशिश कीजिएगा, याद रखिएगा इस चीज को, है ना। तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह इस बार मैं क्या लिख रहा हूं? एप्सिलॉन तो लिख रहा हूं, परमिटिविटी तो है, इस बार भी परमिशन तो लेनी है। ऑयल में रख दोगे अगर आप अगर आप किसी मीडियम में रख दोगे उन सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर, तो इस बार परमिशन हवा से नहीं लेनी, किससे लेनी? मीडियम से लेनी है। तो उसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं? एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन M लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। एप्सिलॉन M, मीडियम की परमिटिविटी। यहाँ पे एप्सिलॉन M क्या है? मीडियम की परमिटिविटी। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। यहाँ पर और एयर, फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन M। अभी लिखवा भी दूंगा मैं, है ना। और सेम Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। बहुत ही स्मूथ वे में चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। शांति से समझ से जाइए क्या हो रहा है ना। कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्या करने जा रहा हूं मैं? 1/2 करो। जब 1/2 करोगे आप, है ना, तो आपको क्या मिलने वाला है? ध्यान से देखिएगा। जब आप 1/2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा F0/FM। F0/FM क्या होगा? F0/FM देखो, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से Q1 Q2 बाय R स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। 1/4 पाई से 1/4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। 1/ε0 अपॉन 1/ε आएगा। तो एप्सिलॉन M ऊपर चल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए और क्या किया, ये डिवाइड बाय ये किया मैंने, तो ये तो पूरा कट ही गया। 1/4 पाई से 1/4 पाई भी कट गया। ये एप्सिलॉन नॉट नीचे रह जाएगा, ये एप्सिलॉन M ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन M क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस चीज को हम क्या बोल देते हैं बेटा? एप्सिलॉन R बोल देते हैं। एप्सिलॉन R, रेड चीज से लिखता हूं मैं इसको,
है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम क्या बोल देते हैं, एप्सिलॉन आर लिख देते हैं। इसको हम के भी लिख सकते हैं, लेकिन ये के और ये के, वो जो के लिखा था उसमें अंतर है बच्चों, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था। ये के क्या है ये बताता हूं अभी, यहां पर सब चीजें बता रहा हूं मैं आपको, है ना। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, ये इंक थोड़ी सी खत्म हो रही है बीच में। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर या के क्या है, देखिएगा ध्यान से। एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर और के क्या है बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। अच्छा, एप्सिलॉन एम क्या है बेटा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना। सब हो गया बेटा, अब ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। इतनी सी बात याद रखनी है बस आपको, इतनी सी बात याद रखनी है बस आपको। मैं दोबारा समझा देता हूं आपको ताकि अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए, है ना। देखिए बच्चों, आपने कुछ भी नहीं किया, पहले फ्री स्पेस में रख के दो चार्जेस को आर डिस्टेंस पे आपने एक फोर्स लिखी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जो आप लिखते हो हमेशा से। अब आपने उन्हीं चार्ज को जब मीडियम में रखा तो आपके पास फोर्स इन मीडियम आया Fm इक्वल्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m और Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आपने दोनों को डिवाइड किया तो F0 बाय Fm इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन r इक्वल्स टू k। ये आपने नाम रख दिया। क्यों नाम रख दिया, ध्यान से देखिए बेटा, आपने पढ़ा होगा वहां पर 11th क्लास में डेंसिटी, है ना। डेंसिटी पढ़ लिया तो स्पेसिफिक डेंसिटी की पढ़ने की क्या जरूरत आई बताओ। डेंसिटी भी पढ़ा होगा आपने और स्पेसिफिक डेंसिटी भी पढ़ा होगा आपने। डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज द स्पेसिफिक डेंसिटी, पढ़ी थी आपने। किसी के रेस्पेक्ट में, समझ रहे हो ना, परमिटिविटी तो मीडियम की एप्सिलॉन m है ना, लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में क्या परमिटिविटी है वो देखना है हमको। परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। यहां से हमको एक चीज समझ में आ गई कि सर ये जो एप्सिलॉन आर है ना, ये एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसी को आप एप्सिलॉन आर या के बोलते हो, है ना। अच्छा, इसको आप एक नया नाम भी देते हो जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो मैं पूरा मतलब समझाता हूं इसका, है ना। देखो भाई, होता ये है, हम ये देखना चाह रहे थे कि भाई अभी तक सर हम हवा में रख रहे थे दोनों चार्जेस को और आर डिस्टेंस पर प्लेस कर रहे थे, है ना, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रही थी, है ना। हर एक चार्ज दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा था। लेकिन जब इन चार्जेस को मैं किसी मीडियम में रख देता हूं या फिर किसी मीडियम को मैं इन चार्जेस के बीच में रख देता हूं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं तेल का कुआं लाके या तेल की भगोनी लाके बीच में रख दूं, जो भी है व्हाटएवर, है ना। तो मतलब मीडियम को भी लाके मैं दोनों चार्जेस के बीच में रखता हूं, जरूरी नहीं चार्जेस को उठा के मीडियम में रखा जाए। मतलब कहने का मतलब बाय मीन्स ऑफ एनीथिंग इफ आई प्लेस मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है, पूरा बीच में मैं जगह को मीडियम से भर दूं, है ना। तो हर एक मीडियम की अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा, है ना। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या प्रॉपर्टी रखता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज व्हाट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ओनली। किसी मीडियम की एक प्रॉपर्टी है ना, जो अलाउंस करती है, जो अलाउ करती है, जो परमिशन देती है ना, कि भाई चार्ज तू दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, कितनी लगा सकता है, ज़्यादा लगा सकता है, कम लगा सकता है। अगर मैं बोल रहा था कि अगर आप दो चार्जेस के बीच में मीडियम लेके आ जाते हैं, है ना, तो अलग अलग तरह के मीडियम जब आप लेके आओगे तो ये आप पाओगे कि फोर्सेस भी अलग अलग लगेंगी, है ना। तो अलग अलग मीडियम लाके आप फोर्सेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, है ना।
तो भाई देखो मान लो अगर मैंने अभी हवा में रख रखा है तो कम फोर्स लग रही है एक चार्ज के ऊपर दूसरे चार्ज की वजह से। अगर मैं किसी ऑयल में प्लेस कर दूंगा तो ज़्यादा लग जाएगी, है ना, और किसी वाटर में रख दूंगा तो ज़्यादा लग जाएगी, ऐसा कुछ, है ना। तो हम इस फोर्स को बड़ा घटा सकते हैं, किसी और चीज़ में रखूंगा तो कम भी हो जाएगी, है ना। तो वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस मीडियम में आप उसको रख रहे हो, है ना, या कौन सा मीडियम आप उन दोनों चार्जेस के बीच में लेके आ रहे हो। तो जिस भी मीडियम को आप बीच में लेके आ जाओगे उसकी वजह से वो फोर्स क्या होगी, कम या ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो हम लेके आ जाएंगे तो लेके तो आ जाएंगे हम वो मीडियम बीच में, लेकिन उसके लिए हमको क्या है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए बस, ये जो मैंने आपको लिखवाया है ना। साफ साफ सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको क्या है, हमेशा जो दिया होगा गिवन चीज़ होगी वो ये होगा, हमको ये चीज़ गिवन होगी, एप्सिलॉन आर या के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको दी हुई होगी हमेशा, है ना। तो देखो यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि एप्सिलॉन एम क्या होगा। एप्सिलॉन एम हमेशा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, ठीक है। अब पते की बात समझ लो, ये सब अगर समझ लिया तो, है ना, एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू के, याद ही रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रखा याद। अब देखो इसको याद करने के लिए जो इसको याद हमने क्यों किया, मकसद क्या था हमारा, वो मैं बता देता हूं। अब हम जो फोर्स का फॉर्मूला है, जिस फोर्स के फॉर्मूले को हम याद रखेंगे वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा वो मैं बता देता हूं। अब हम जो फोर्स का फॉर्मूला याद रखेंगे वो रखेंगे F इक्वल्स टू, अब कोई M कोई O नहीं, F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये याद रखेंगे, है ना। अब देखो F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन M क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कहोगे सर अगर फ्री स्पेस है तो उसमें तो एप्सिलॉन एम लिखते ही नहीं है हम, उसमें तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ही आता है। एप्सिलॉन एम को अपने आप एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख लिया, तो बेटा अब मैं क्या बोल रहा हूं कि फॉर एयर वैक्यूम फ्री स्पेस जो होता है ना, उसके लिए एप्सिलॉन आर या के की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो वो 1 हो गया, तो F कितनी हो गई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, हो गया नहीं हो गया, वही फॉर्मूला हमारा, समझ में आया ना। अगर हम कोई मीडियम लेके आ जाए तो आप उसका एप्सिलॉन आर बता दो सर हमको। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई मीडियम है उसका एप्सिलॉन आर क्या है, 2 दे रखा है मैंने मान लो, तो बस यहाँ पे 2 पुट कर देना एप्सिलॉन नॉट के साथ, खत्म बात। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको 9 × 10⁻⁹ याद ही है, अपॉन 2 कर देना एप्सिलॉन आर की जगह, समझ में आ गया ना आपको, खत्म बात, सिंपल सी बात है ना। मैंने आपको बोला कि जब फ्री स्पेस में रखे हुए हैं दो चार्जेस, जब दो चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, है ना, तो जो फोर्स लग रही है एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर वो लग रही है 10 न्यूटन। कितनी लग रही है, 10 न्यूटन। ये आपको F नॉट दिया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन है ये कि फ्री स्पेस में दो चार्जेस के ऊपर प्लेस एट अ डिस्टेंस आर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है F नॉट विच इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक एप्सिलॉन आर जो है आपको वो दे रखा है 2, एक रिलेटिव परमिटिविटी, एक मीडियम जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 है या जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, ऐसे किसी मीडियम को मैं बीच में लेके आ गया उन चार्जेस के, तो फोर्स कितनी होगी, तो फोर्स मीडियम में ये अपन से पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका है यार, या तो आप इससे कर सकते हो कि भाई ये जो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इस ये पूरा फोर्स जो है ये तो फ्री स्पेस की फोर्स है, वो तो दे रखी है उसने, वो कितनी दे रखी है 10 अपॉन एप्सिलॉन आर कितना रखा है 2, तो 5 न्यूटन आंसर आ गया। नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हो, है ना। F नॉट आपको दिया हुआ है 10, F नॉट आपको दिया हुआ है 10 अपॉन एप्सिलॉन M आपको क्या एम आपको दिया निकालना है,
इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर आपको दिया हुआ है 2, तो ये 2 5 जा, तो एफ एम इक्वल्स टू 5 न्यूटन, है ना। तो किसी भी मीडियम में आप फोर्स निकाल सकते हो अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू याद है तो। अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है तो आप किसी भी मीडियम के अंदर अगर आप चार्जेस को रख दो तो आप उसके ऊपर फोर्स निकाल सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आया होगा, ये क्लियर है सभी को, है ना। आई थिंक मैंने बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की इस चीज़ को, आप अच्छी तरह समझेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एप्सिलॉन एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। आप सीधे से फोर्स लिखे हैं एफ इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन एम क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए 1 हो जाती है, तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर ही बन जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखें, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना फोर्सेस की, जो ये दोनों फॉर्मूले हैं उनको आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने टॉपिक पढ़ा, इसका नाम था बेटा परमिटिविटी या फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम, ठीक है। तो किसी मीडियम के अंदर कभी फोर्स आएगा तो क्या होगा, तो ये होगा भाई, सिंपल सी बात है। तो ये एक टॉपिक और हमारा खत्म हुआ आज, लेकिन इसके लिए एक ट्रिक और एक टिप और मैं देना चाह रहा हूँ आपको, वो भी आप सुनते जाइए, है ना। चलिए, थोड़ी बहुत बेटा हो सकता है लंबी क्लास हो जाए, लेकिन अगर एक ही टॉपिक को अगर मेरे को पढ़ाना पड़े थोड़ा सा चीज़ बाद में तो प्रॉब्लम हो जाती है। नया फ्रेश टॉपिक लेकर आपके पास आएंगे अगली बार, इसीलिए एक बहुत ही झन्नाटेदार ट्रिक है वो मैं लेके अभी आ जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखा है आपको R, ठीक है ना, ठीक है। D दे रखा है, D मान लो, D दे रखा है, ठीक है। अब मैं इनके बीच में मीडियम लेके आ रहा हूं, है ना, लेकिन मैं पूरा मीडियम लेके नहीं आ रहा, मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ ये जो थिकनेस है वो दे रखी है आपको T, ये जो थिकनेस है ना आपकी वो आपको दे रखी है T थिकनेस के अंदर में इनके बीच में किसी मीडियम को लेके आ रहा हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे को क्या दे रखा है, K दे रखा है। समझ रहे हो, ये ट्रिक है बहुत खतरनाक वाली, मस्त, जो बहुत ही कम स्टूडेंट्स को आती है, बताते भी नहीं, कहीं मिलेगी भी नहीं आपको, ध्यान से देख लेना, कहीं पे भी नहीं मिलेगी, है ना, कहीं भी नहीं मिलेगी, ढूंढते रह जाओगे, ध्यान से देख लेना, ठीक है। देखो, तो इसके ऊपर जो हमको फोर्स निकालनी होगी, तो फोर्स कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से देखना, K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D माइनस T प्लस T रूट K का होल स्क्वायर, ये एक ट्रिक है, इसको याद रख लें, खत्म बात, यही एक ट्रिक है, ठीक है भाई। मैंने बोला आपको 10 मीटर का स्पेस है, 10 सेंटीमीटर का स्पेस है दो चार्जेस के बीच में, मैं सिर्फ उनके बीच में 3 सेंटीमीटर की एक ग्लास की प्लेट लेके आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ ना कुछ दे रखा है K मैंने। अब क्या करोगे आप, अब कैसे निकालोगे, तो ये फॉर्मूला है उसका जिससे आप निकाल सकते हो, है ना। K यानी वही 9×10⁹ Q1 Q2 जो भी आपको दिए हुए हैं वो अपॉन D वो जो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है वो, माइनस T जो थिकनेस हो जो डायरेक्ट्रिक आपने रखा है उसकी, प्लस जो थिकनेस है T रूट K आपका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसानी के साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कितनी अच्छी ट्रिक है देखिए, है ना। इसको याद रख सकते हैं आप इस तरह से कि वैसे तो आप क्या करते हैं, D² लिखते सीधे सीधे, अगर ये थिकनेस का नहीं होता डायरेक्ट्रिक तो आप क्या लिखते सीधे सीधे D² लिख देते, लेकिन क्या है D² तो ये पूरा हो जाता है इसका स्क्वायर, लेकिन अभी क्या है बीच में आपका ये T है ना, तो इस T को पहले माइनस कर दो, तो D में से T को माइनस कर दिया, अब पर वो है तो सही ना, तो क्या है वो, तो प्लस कर दो, पहले तो T को माइनस कर दिया फिर प्लस कर दो, क्या है वहां पे, तो T रूट K, इस तरह से याद रख लो, तो प्लस T रूट K उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी और एक अच्छी सी ट्रिक थी हमारे पास कि अगर हमारे पास पूरा का पूरा मीडियम हो तो क्या करना है, वो तो सिंपल है ही सही, हमारे पास पूरा का पूरा मीडियम है तो हम FM निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, जो कि हो जाएगा F0 अपॉन एप्सिलॉन R, है ना। पूरा का पूरा मीडियम है तो हमारे पास FM इक्वल्स टू F0 बाय एप्सिलॉन R, बहुत ही आसानी के साथ निकलता है, ठीक है। लेकिन पूरा मीडियम नहीं है,
50 थिकनेस का मीडियम बीच में रखा हुआ है चार्जेस के, तो ये k q1 q2 अपॉन d माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर। वैसे बहुत कम आता है ये, इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी अपन को अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो आज आई होप आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, है ना, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, एप्लीकेशंस, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस आपकी हुई होगी थोड़ी बहुत, है ना। तो सभी चीज़ें जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आएंगी सारी की सारी चीज़ें। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछें, मैं आपको एक एक चीज़ दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, है ना। और इतनी ज़्यादा हार्ड टफ चीज़ें नहीं है। क्वेश्चंस करके देखिएगा, आएंगे आपको, है ना। वो जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो करके देखिएगा, नहीं आए तो पूछिएगा, थोड़ा सा वो अटपटा दिखने में लगेगा, लेकिन आप बहुत लंबा जाएगा वो, लेकिन करके देखिएगा, आएगा ज़रूर, है ना। कॉन्सेप्चुअल वही कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया उसी कॉन्सेप्ट से करके देखेंगे तो आएगा ज़रूर, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चों से बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं जाता है बच्चों, एकदम स्टे कनेक्टेड। आप फील करेंगे कि हाँ भाई हम लोग कुछ ना कुछ हो रहा है और बहुत ही झन्नाटेदार चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। IIT JEE नीट कहीं भी नहीं गया बेटा, यहाँ के यहीं रखा हुआ है, बस आप ध्यान से मन लगा के पढ़ते जाओ, मैं आपके साथ हूँ, है ना, और हम बिल्कुल तोड़ फोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।